आप पुष्पेश पंत अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। देखिए, मुझे लगता है कि प्रदीप जी के बात से सहमत होना कठिन है। जो बात त्रिपाठी जी ने कही थी वो बिल्कुल फर्क थी। उन्होंने कहा था कि सन 50 में जो भारत का राष्ट्रहित था वो राष्ट्रहित आज है। उन्होंने, त्रिपाठी जी ने ये नहीं कहा था कि जो 50 की विदेश नीति है वो आज की विदेश नीति है। और प्रदीप जी बड़ी आसानी से इस बात को भूल रहे हैं कि भारतीय दलगत पक्षधरता के कारण आलोचक नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरे कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी की फजीहत हुई थी, वो इकोनॉमिस्ट पत्रिका हो, वो टाइम पत्रिका हो, उनको सबसे निष्क्रिय लाचार प्रधानमंत्री कहा गया था। जो भारत की छवि धुंधलाई थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उस सबको आदमी भुला दे और कहे कि मोदी जी वही कर रहे हैं जो मनमोहन सिंह जी कर रहे थे। के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदेश नीति की तारीफ हुई थी। आप इस तरह के कमेंट मत सर, आप किसी को बोलने तो दीजिए। तो आप किसी को बोलने नहीं दे रहे प्रदीप जान जी। प्रदीप जान जी बोलने तो दें किसी को। प्रदीप जान, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। प्रदीप जी पहली बार मेरे अनुभव में भाजपा के ऐसे प्रवक्ता आए हैं जिनमें धैर्य नहीं है किसी की बात सुनने का। प्रदीप जी की भी राजनीतिक मजबूरी है क्या? ये क्षमा कीजिएगा, ये आक्षेप नहीं है, ये तटस्थ व्यक्ति की अपनी राय है कि क्या इसी अमेरिका के साथ इस पारमाणविक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर उनकी सरकार गिरने पर नहीं आ गई थी? क्या वामपंथी मार्क्सिस्ट छोड़कर नहीं चले गए थे? तो तब कहाँ गई थी उनकी मित्रता और घनिष्ठता ओबामा के साथ? क्षमा कीजिएगा, मनमोहन सिंह जी का बचाव करना मेरा धर्म नहीं है, न मोदी की प्रशंसा मेरा धर्म है। मैं त्रिपाठी जी की तरह तटस्थ व्यक्ति हूँ, मगर मुझे लगता है कि यदि आपने आपसी पक्षधरता की बात करनी है तो हम लोगों को न बुलाया करें इस समाज में। आप आपस में सरपुटावल कर लें, चाटुकारिता आप जो भी करनी हो, चापलूसी जिसको अपने पक्ष की। नहीं, पुष्पेश पंत जी, प्रदीप जान नहीं, हम जी बिजनेस आपको यहाँ पर बुला रहा है और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपका, हम सभी पैनलिस्ट का रिस्पेक्ट करते हैं। और सवाल क्या, किसी से पर्सनल नहीं है, सवाल ये है कि हम बात कर रहे हैं आज देश की, हम बात कर रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो कितनी कामयाब है और क्या उसकी कामयाबी वो दिखती है हमें इस वक्त जो स्विट्जरलैंड से हमें मिली। अब इस वक्त वॉशिंगटन में एक बायलैटरल मीटिंग भी चल रही है, थोड़ी देर में हमारे संवाददाता अमित प्रकाश भी हमें वहां से मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कुछ, चलिए अमित प्रकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, मैं सर आपके पास आ रहा हूं सीधे वॉशिंगटन डीसी से। अमित प्रकाश व्हाइट हाउस के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब उनका रुख करते हैं। अमित, आप लगातार पीएम मोदी का दौरा कवर कर रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं पीएम मोदी किस तरह से अमेरिका में या वहां पर पीएम मोदी के लिए किस तरह के लोगों में इस वक्त भी लोग क्रेजी हैं और किस तरह से मैंने आज एक खबर पढ़ी किस तरह से जो विजिटर गैलरी है अमेरिकन यूएस कांग्रेस की, उसके लिए लोगों की रिक्वेस्ट की बाढ़ आई हुई है और वहां के जो अधिकारी हैं वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे लोगों को मैनेज किया जाए। तो जरा आप बताइए इस वक्त वहां कितनी गर्मजोशी दिखती है, क्या माहौल दिखता है और इस वक्त फिलहाल क्या आपके पास अपडेट है? गौरव, इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको वॉशिंगटन से, व्हाइट हाउस से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तन्वी मदान हमारे साथ हैं, थिंक टैंक हैं और काफ़ी सारा कुछ लिखती रही हैं यूएस इंडिया रिलेशनशिप और ख़ासतौर पे बायलैटरल इश्यूज़ पे। तन्वी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा के टेन्योर की ये प्रधानमंत्री से आखिरी मुलाकात होगी, कितना इंपॉर्टेंट है और ख़ासतौर पे बायलैटरल इश्यूज़ पे जिस पे आप लगातार बात भी कर रही हैं, आप लिखती भी रही हैं, आपने अभी कई सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं। क्या मानना है आपका, किन मुद्दों पे आम सहमति बनेगी और क्या कुछ आज होने जा रहा है बातचीत में? डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे मेरे ख्याल से हम काफ़ी सुनेंगे कि कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स होंगी। डिफेंस मतलब डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटी, आतंकवाद से जो लड़ाई है उसमें, और साइबर सिक्योरिटी। हम ये भी सुनेंगे एनएसजी के बारे में, शायद यूएस बोलेगी कि हम सपोर्टिव हैं इसके। हम ये पता नहीं सुनेंगे कि नहीं कि वो चाइना के बारे में क्या बात करेंगे, पर चाइना के बारे में बात होगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में बात होगी, पर ये चीज़ें शायद हम जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं हो, पर देयर विल बी अ ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज जिस पे बात होगी। और ये विजिट की महत्वपूर्णता है कि ये आखिरी विजिट है, पर दिस इज़ अ प्रोसेस, एक चीज़ है और इसके बाद क्या होगा। अभी तो मंत्री यहाँ से वहाँ जाएंगे, मंत्री वहाँ से यहाँ आएंगे, तो काफ़ी प्रोग्रेस होगी अगले फ्यू महीने में, और ये देखेंगे कि उनमें क्या होगा। पर इकोनॉमिक इश्यूज, डिफेंस और सिक्योरिटी, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज, इन सब पे बात होगी। MTCR एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर लगातार बातचीत होती भी रही है और सबसे अहम बात जो निकल के आ रही है कि आज की मुलाकात के बाद हो सकता है प्रेसिडेंट ओबामा कोई घोषणा करें, क्योंकि लगातार कुछ देश
हैं जो विरोध कर रहे हैं भारत की सदस्यता, भारत के एप्लीकेशन का, उस पर क्या रुख रहने वाला है यूएस प्रेसिडेंट का? MTCR पे यूएस ने 2 साल से बोल रहे हैं कि वो सपोर्टिव है इंडियन मेंबरशिप की, और कल डेडलाइन थी। हम सुन रहे हैं कि MTCR जिन्होंने भी ऑब्जेक्शन देना और कोई ऑब्जेक्शन आई नहीं है। वहाँ प्रॉब्लम थी इटली, और जब से ये मरीन्स इशू पे थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, उनकी ऑब्जेक्शंस भी खत्म हो गई हैं। तो शायद हम देखेंगे कि वो अनाउंस, पर ये मल्टीलैटरल अग्रीमेंट है तो यूएस यूनिलैटरली नहीं अनाउंस कर सकते, पर शायद बोलेंगे कि वो वेलकम करते हैं कि इंडिया ज्वाइन कर चुकी है। यूएस बायलैटरल जो मीटिंग्स लगातार इंडिया के साथ हुई हैं, उसमें कई सारे मुद्दे हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे पे लगातार आप पहले भी कह रही थी बातचीत में कि प्रेसिडेंट ओबामा इस बार ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि बातचीत तो लगातार हो रही है, एग्रीमेंट साइन हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है उसका, उस पर भी नजर होगी। क्या वो एक रिव्यू होगा उन तमाम चीजों का कि अब तक की 9 मुलाकातें ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी की हो चुकी हैं, तो एक रिव्यू भी होगा कि अब तक की मुलाकातों में जो चीजें तय हुई हैं वो कहां तक हकीकत की जमीन पर उतरी हैं? रिव्यू होगा, और जो उनके ऑफिशियल्स इस मीटिंग के पहले मिल रहे थे वो भी कर रहे होंगे। पर जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट की इशू, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया फील कर सके कि यूएस रिलेशनशिप इंडिया में जॉब्स क्रिएट कर रही है। और यहाँ भी प्रेसिडेंट ओबामा और कल जब कैपिटल हिल पे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो बोलेंगे कि इंडियन कंपनीज यहाँ जॉब्स क्रिएट कर रही हैं और इंडियन इकोनॉमी यहाँ की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और जो इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपने बोला, इस मीटिंग के बाद क्या होगा, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी डिलीवर कर सकेंगे? वो जैसे इंडिया में क्वेश्चंस पूछते हैं, वो वही क्वेश्चंस यहाँ भी पूछते हैं। सबसे आखिर में एक सवाल, चाइना और पाकिस्तान पर दबाव बनाने की एक कोशिश भी है, और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है उस हिसाब से भी, जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रैटेजिकली भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी कोई अहम घोषणा या कोई अहम फैसला ले सकते हैं प्रेसिडेंट ओबामा? उस पे वो पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे, वो एशिया पैसिफिक की बात करेंगे, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, काउंटर टेररिज्म। और यूएस और इंडिया चाहते हैं कि चाइना भी पाकिस्तान पे दबाव लगाए काउंटर टेररिज्म पे। तो कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होगी, पर हम सुनेंगे कि जो कोऑपरेशन है एशिया पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन, वो चाइना के भी माने में है, पर हम चाइना का नाम मेरे ख्याल से नहीं सुनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब से 20 मिनट के बाद गौरव लगातार तनवीर मदान यहाँ अमेरिकन थिंक टैंक्स में, इंडियन अमेरिकन थिंक टैंक्स में काफी अहम मानी जाती हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजिट से पहले लिखे हैं, और खास तौर पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होने जा रहे हैं, भविष्य में द्विपक्षीय वार्ता में किस तरह की चीजें सामने आनी जा रही हैं, इस पर भी बातचीत होगी, और इस पर भी लगातार यहाँ की मीडिया की भी नजर है, और जैसा मैंने कहा कि थिंक टैंक्स की भी नजर है। अब से 20 मिनट बाद जी ठीक सामने देखिए गौरव, सीधी तस्वीर व्हाइट हाउस की हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति ओबामा से होगी, जिस पर नजर सिर्फ हिंदुस्तान और अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया और दुनिया के ताकतवर नेता जो हैं उन सबकी नजर इस मुलाकात पर होगी कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ चीजें सामने आने जा रही हैं, क्या कुछ घोषणाएं होने जा रही हैं, या फिर सांकेतिक तौर पे कौन सी चीजें इस मुलाकात के बाद बाहर निकल के आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक लाइन बोली यहाँ पर अमित प्रकाश, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपने एक लाइन बोली कि दुनिया भर की निगाहें या दुनिया भर के ताकतवर लोगों की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं, तो टिकी हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से 2 लीडर आज मिल रहे हैं, जिसमें कई अहम मुद्दे उनके मीटिंग के एजेंडे में है। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है, जिस बात का जिक्र हो रहा था, MTCR की सदस्यता भारत को मिल चुकी है। सोर्सेस के हवाले से खबर है, हम जल्दी से इसको हम पुख्ता भी करेंगे, लेकिन बड़ी बात है यहां पर, कितनी बड़ी कामयाबी है प्रदीप साहब, अगर ये MTCR की सदस्यता मिल गई। माफ कीजिएगा प्रदीप साहब नहीं, JK त्रिपाठी साहब। देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए, क्योंकि भारत इसके लिए कितनी दिनों से ट्राई कर रहा था। हालांकि फॉर्मली हमने मई में ही इसकी एप्लीकेशन दी है, लेकिन इससे हमें अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, अपने क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। क्योंकि देखिए, हमारे ये वो रही है, मंशा रही है कि हम अगले 20 साल में
60% यूजेज अपना जो क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए करें। हाँ। और उसके लिए हमें जो रॉ नहीं, मटेरियल, लेकिन डिप्लोमेसी का एक सवाल मेरा आपसे, जिस डिप्लोमेसी की बात हम कर रहे थे अभी कि इटली के साथ, क्योंकि वो मरीन्स का इशू आया इसलिए इटली ने विरोध किया, और आज सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि प्रदीप जैन ने एक बड़ा आरोप लगाया था सरकार के ऊपर कि इटली के जो लोग हैं और इटली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध नहीं किया उस बात का, तो आपको क्या लगता है कि ये डिप्लोमेसी मोदी सरकार की हिट रही? आप ये कह रहे हैं कि एनर्जी की मिल चुकी है या नहीं, एमटीसीआर की बात कर रहा हूं, जिसका विरोध इटली कर रहा था। एमटीसीआर की। हाँ। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि हमने अपने जो लोग किसी और मुद्दों पे हमारा विरोध कर रहे थे, जैसे इटली जैसे देश, उनका समर्थन हमने हासिल कर लिया है। और इसलिए ये बात साफ हो जाती है कि हमने जो कुछ भी किया है, अगर कई मुद्दों पे हमने, छोटे मोटे मुद्दों पे हमने कुछ समझौते किए हैं, थोड़ा झुक करके हमने गिव एंड टेक की पॉलिसी दिखाई है, तो वो इसलिए कि हमें बड़े मुद्दों पर समर्थन मिले। चलिए आप रहिए मेरे साथ, आप सभी रहिए। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की सदस्यता भारत को मिल गई है और इसके कई अहम मायने हैं। इसमें सबसे बड़ी बात कि भारत की सदस्यता का विरोध इटली कर रहा था, लेकिन फिलहाल इटली भी उस बात पर मान गया है और अब अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदना भारत के लिए संभव होगा। ये वही ड्रोन्स हैं जिनको इस्तेमाल करना सीआईए की सबसे अच्छी पसंद है, सीआईए बहुत पसंद करता है और तालिबान के ठिकानों पर, तालिबानी आतंकी के ठिकाने पर इस ड्रोनों का बहुत जोर शोर से इस्तेमाल होता है और कई बड़े आतंकी ड्रोन्स के हमले में मारे गए हैं। दूसरा बड़ा फायदा भारत को यह हो सकता है कि भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को बेच सकता है कुछ कंडीशंस के साथ। वो कंडीशंस भारत कंप्लाई करेगा तो भारत अब ट्रेड कर सकता है मिसाइल टेक्नोलॉजी का, जो कि भारत के लिए बड़ी बात है। तो भारत का एक रुतबा भी इससे कहीं ना कहीं बढ़ता है। और भारत को जो इस वक्त खबर आ रही है कि लगभग सभी देशों ने भारत को समर्थन दिया है। कम नंबर अभी आपको बताएंगे कि कितने देशों ने, 34 देशों ने भारत को समर्थन दिया, जो भारत के लिए बड़ी बात है। तो प्रदीप जैन आदित्य साहब, अब आप क्या कहेंगे? अब आप मोदी डिप्लोमेसी का लोहा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि इसी शो में हम थोड़ी देर पहले लाइव आपसे बात कर रहे थे और आप उस डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रहे थे। अब आपके सामने खबर आ रही है, अब एमटीसीआर की सदस्यता भारत को मिल गई है, बताइए। जी 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 गौरव जी, ये हमारे मुल्क का हक था और ये हमें हमारा हक मिला, लेकिन हमें किस कीमत पे मिला? हमने अपने जिस तरह से हत्यारे सैनिकों को, जिन्होंने मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अपराध किया, उनको छोड़ने के एवज में उन्हें झुकाया, ये हमारी बहुत अच्छी नीति नहीं है। हमें हमारा हक मिलता अगर हम उन जगत त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, जगत त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। प्रदीप जैन जी, उनको छोड़ा नहीं गया है। प्रदीप जैन सुन लीजिए, जगत त्रिपाठी कुछ छोड़ा नहीं गया है, मुकदमा अभी भी चल रहा है, इसका ध्यान रखिए। आप ये नहीं कहिए कि उनको छोड़ दिया गया, एकदम बड़ी वैलिड पॉइंट। सुदेश वर्मा, आप पर आरोप है बड़ा यहाँ पर कांग्रेस का, जवाब दीजिए आप। यार कांग्रेस को ये तो देखिए गौरव जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है भारत के साथ। भारत नए नए आयाम अर्जित करता जा रहा है, भारत सशक्त देश होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी वही पुरानी चीज़ों को पकड़ी हुई है। मुझे आश्चर्य होता है किस चीज़ की बात कर रहे हैं। एमटीसीआर में जाना इतना बड़ा अचीवमेंट है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, तो इनको तो अपोजिशन वाले वो हर चीज़ पर क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रेडिट दे सकते हैं। और मोदी जी के लीडरशिप में हुआ है तो सभी जानते ही हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब हर समय नीचे दिखाने, अभी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे, अरे ये बताइए कि इतनी भारी मात्रा में, इतनी भारी संख्या में कभी किसी एक पार्टी की बहुमत हुई नहीं 30 साल में, तो नेचुरली इस सरकार का वजूद बहुत बड़ा है और पूरे विश्व में इस सरकार को देखा जा रहा है, भारत को बहुत मजबूती के साथ देखा जा रहा है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उन्हें एक रेड कार्पेट वेलकम मिलता है और वहां के लोग उनसे मिलना चाहते हैं। जैसा आपने ही बताया कि टिकट के लिए लाइन लगा हुआ है, तो ये बताइए ये सब पहले नहीं होता था क्योंकि इतना मजबूत इमर्ज नहीं किया था देश, लोगों को ट्रस्ट नहीं था देश पर। सर पहले तो किसी ने सोचा नहीं था कि मैडिसन स्क्वायर जैसा कोई शो हो पाएगा, लेकिन ठीक है वो बात अलग की है। लेकिन पुष्पेश पंत साहब, एमटीसीआर पे ही आपसे कमेंट चाहूंगा सर, कितनी बड़ी कामयाबी देश के लिए मानते हैं सर? नहीं, इसे काफ़ी बड़ी कामयाबी मानना चाहिए क्योंकि एमटीसीआर को लेकर जो विवाद था और मतभेद था उसमें भारत के विरुद्ध टेक्नोलॉजी निर्यात के बारे में प्रतिबंध लगाए गए थे। वो सारे प्रतिबंध अब अपने आप हट जाते हैं और बिल्कुल त्रिपाठी जी ने जो कहा कि अब भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का निर्यात भी कर सकेगा। जो भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी जो उसका सैनिक और गैर सैनिक दोनों उपयोग हैं, वो सैटेलाइट उसमें यूरोपीय देशों तक के छोड़ रहा है। और अमरीकी व्यापारी बड़े चिंतित थे कुछ समय पहले तक कि भारतीय किफ़ायती रॉकेटों से जो उपग्रह छोड़े जाएंगे
जाएंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उससे कहीं ना कहीं उनके पेट पर लात पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक संतुलन बनेगा, कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होगा। और मुझे लगता है इससे एक बड़ा प्रभाव इस पर भी पड़ेगा कि जो एनएसजी की बात आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि मान लीजिए चीन वहां वीटो करता रहता है, मगर आज नहीं कल कुछ समय बाद वो स्थिति आएगी जब चीन उस जमावड़े में बिल्कुल अकेला छूट जाएगा और बाकी सारे देशों का समर्थन भारत को होगा। तो उस समय क्या एनएसजी का संगठन और उसका ये सर्वसम्मति का भाव भी ऐसा बरकरार रहेगा? तो क्या उस वक्त भारत की तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को नकारने का साहस अमेरिका या यूरोप का कोई भी देश करेगा? बड़ी बात है, कहीं मिला जुला प्रभाव इसका एनएसजी के लिए भी पक्ष में होगा। बड़ी बात है, मतलब भारत का रुतबा कहीं ना कहीं बढ़ा है अगर देखें पूरी दुनिया में। और प्रदीप जैन, इस पर आप क्या कहेंगे? भारत का रुतबा बढ़ाने में अभी आप मानेंगे कि पीएम मोदी का कोई हाथ नहीं है? नहीं, इसमें पहले भी हमारे सारे विशेषज्ञों ने इस बात को कहा कि जो रक्षा नीति अचानक 2 साल में नहीं बनी, वो रक्षा नीति जो पहले से चली आ रही थी, उसी रक्षा नीति को आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। और अगर पूरे खुले मन से उस नीति को चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमें किसी भी ऐसे मुद्दे पर अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है ना प्रदीप जैन जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप बहुत अच्छे से कांग्रेस की बातें रखते हैं और ऐसा लग रहा है कि आप तारीफ तो करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरी है आपकी, इसलिए आप खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है सर, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो किसी पार्टी का नहीं, देश का प्रधानमंत्री है सर। मोदी जी की शोमैनशिप की तारीफ करते हैं, उनके विदेश घूमने की तारीफ खुले मन से करते हैं कि इससे ज्यादा विदेश घूमने वाला कोई प्रधानमंत्री इस मुल्क में ना आया है ना आएगा। इससे अच्छा मार्केटिंग करने वाला विदेश में घूम के अगर काम हो जा रहा है देश का तो क्या दिक्कत है? कभी नहीं आया है ना आएगा सर। बजाय कहीं ना जाने के अगर जेके त्रिपाठी को नहीं हो रहा है, जेके त्रिपाठी आप बताइए। गौरव जी, कुछ ही मिनट पहले आप कह रहे थे कि पिछले 2 साल में विदेश नीति बहुत कमजोर कर दी गई है। अब उसी विदेश नीति का ये परिणाम हुआ कि हमें MTCR की सदस्यता मिली है, तब आप ये कह रहे हैं कि नहीं पुरानी विदेश नीति है इसीलिए ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हम वही आपसे कहना चाहे थे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जैसे इटली का समर्थन हासिल करने के लिए कहा, हमने क्या कीमत चुकाई कि हमने उन नाविकों को, हत्यारों को छोड़ दिया। जैसा मैंने कहा कि छोड़ा नहीं गया है, केस अभी भी चल रहा है। लेकिन आपको याद होगा, आप उसी एक इंसिडेंट को, उसी एक घटना को आपने अगस्ता वेस्टलैंड कांड से जोड़ के देखा कि अगस्ता वेस्टलैंड में वो करने के लिए सोनिया जी का और किसी का नाम लाने के लिए ऐसा किया गया। तो कृपया चीज़ों को अलग अलग करके देखें, एक दूसरे से जोड़ना बहुत ज़रूरी नहीं है। और खासकर तब जब बात देश की हो प्रदीप जी, किसी एक पार्टी की नहीं। जी गौरव जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, बहुत अच्छी त्रिपाठी जी ने बात कही। मैं विदेश नीति का वो पार्ट आपको बता रहा हूं जिस समय हमारे प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, अब पाकिस्तान के अंदर बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में पहुंचते हैं और वो हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं। जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने, जिस विदेश नीति का एक मुद्दा नहीं है, त्रिपाठी जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज कितनी बार ओबामा जी से मिले, एनएसजी की मेंबरशिप की बात कितनी ढंग से मार्केटिंग की जाती है, लेकिन जो 4 बड़े देश हमारा विरोध कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया हो, चाइना हो, उनके लिए क्या कर रहे हैं आज तक जवाब दे लेते हैं। अब सुदेश वर्मा मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, अब तो हंस भी रहे हैं। वो इलेक्शन मोड में है। देखिए गौरव जी मुद्दा ये है कि कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है, क्रिटिसाइज करे भी तो किस चीज पर करे, क्रिटिसाइज के लायक कोई चीज है ही नहीं। अगर बताइए, हमारा कल्चर है कि हम अतिथियों को झूला झुलाएं तो हम झूला झुलाते हैं, जिसका कल्चर है खंजर भोगना वो खंजर भोगते हैं। लेकिन डिप्लोमेसी तो चलता ही रहेगा ना। डिप्लोमेसी एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है जिसके रिजल्ट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखने लगे हैं, वो आपको दिखेंगे। चाहे वो एफडीआई में देखिए, 63 बिलियन US डॉलर का एफडीआई है, जो अमेरिका और चाइना से ज्यादा एफडीआई यहाँ पर आया है इस साल। तो इसमें आप क्या बोलेंगे? ये तो विदेश नीति का कमाल ही है ना कि लोगों को कॉन्फिडेंस है, हमारी इकोनॉमी में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं।